हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर कौशल हूँ। मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में काम करता हूँ। आज हम इस वीडियो में एक स्पेशल टाइप ऑफ राइनोप्लास्टी डिस्कस करेंगे और वो है राइनोप्लास्टी फॉर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पेशेंट्स। अब ये एक स्पेशल कैटेगरी क्यों है? इसमें जो क्लेफ्ट लिप के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत अलग अलग तरीके की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जिनको वो करेक्ट करवाना चाहते हैं, जिसमें से सबसे पहला तो ऑब्वियसली क्लेफ्ट लिप है। और ये सिर्फ क्लेफ्ट लिप ही नहीं होता, अगर ये कंप्लीट क्लेफ्ट है तो वो नोज़ के हिस्से को भी इन्वॉल्व करता है। और पैलेट को, अगर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है तो ऑब्वियसली पैलेट भी इन्वॉल्व है। तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट में पहले तो लिप और पैलेट की सर्जरीज होती हैं और राइनोप्लास्टी सर्जरी जो है वो थोड़े टाइम बाद होती है, या फिर सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज की सर्जरी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर नोज़ इन्वॉल्व है तो इसका जो करेक्शन है वो थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है और उसके बारे में डॉक्टर कौशल आपको बताएंगे। तो जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया कि जो क्लेफ्ट ट्रीटमेंट होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ सर्जरीज होती है, जिसमें कि फ्रॉम द बिगनिंग जहाँ पे हम क्लेफ्ट लिप और पैलेट की क्लोजर करते हैं और उसके बाद सब्सिक्वेंट विथ एज जो है अलग अलग चीज़ों की सर्जरी होती है। यदि बोनी डिफॉर्मिटी ज़्यादा है तो हम उसमें बोन ऑगमेंटेशन भी करते हैं, साथ ही साथ हम जॉ की भी सर्जरी करते हैं और क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी इस सीक्वेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो वही एल्वेओलर बोन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे क्लेफ्ट लिप वाले पेशेंट्स में अगर कंप्लीट क्लेफ्ट लिप है तो नोज़ का जो हिस्सा है, ये जो बेस है वो दबा हुआ होता है, नीचे की तरफ होता है और इसलिए नोज़ जो है वो टिल्टेड लगती है। तो एल्वेओलर बोन ग्राफ्टिंग में हम इसके बेस में यहाँ पे बोन डालते हैं जिससे कि बेस जो है वो उठ जाता है। अब इसके ऑफ कोर्स ये जो राइनोप्लास्टी है ये थोड़ा जब नोज़ की ग्रोथ कंप्लीट हो जाए वो तभी होती है, अराउंड 13-14 ईयर्स ऑफ एज होती है। लेकिन कभी कभी क्या है कि जो मिड फेशियल ग्रोथ है वो पूरी नहीं होती और उसके लिए डॉक्टर कौशल आप बताना चाहेंगे? तो यदि क्लेफ्ट पेशेंट्स में मिड फेशियल हाइपोप्लेसिया, अगर चेहरे का बीच का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ है तो उसमें हम जॉ एडवांसमेंट सर्जरी करते हैं ताकि एक फंक्शनली एंड एस्थेटिकली बैलेंस्ड पोजीशन हम अपर जॉ को दे पाएँ। जब ये सारी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है जो बोनी यूनियन और ऑगमेंटेशन रिलेटेड होती है, उसके बाद हम फाइनल स्टेज में राइनोप्लास्टी करते हैं ताकि कोई भी सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस किसी और सर्जरी की वजह से ना आए। तो अगर हम एक तरह से सीक्वेंस समझें और हम कंफ्यूजन अवॉइड करना चाहें तो हम ये समझें कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्लेफ्ट लिप की सर्जरी है, उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट है। अगर मान लीजिए कि कभी क्लेफ्ट लिप ही है सिर्फ तो पैलेट की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। जो प्राइमरी राइनोप्लास्टी है, कभी कभी कुछ सर्जन्स जब लिप कर रहे होते हैं वो तभी थोड़ा एडजस्टमेंट नोज़ में करते हैं, या स्कूल गोइंग एज में बहुत बार राइनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। वो एक बहुत छोटा सा स्टेप होता है क्योंकि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके साइकोलॉजी पे असर पड़ता है कि उनकी नोज़ डिफॉर्म्ड है। कभी कभी जो बाकी बच्चे हैं वो उनको चिढ़ाते हैं, तो इसके कारण थोड़ी बहुत करेक्शन कभी स्कूल गोइंग एज में करनी पड़ सकती है। उसके बाद जैसे डॉक्टर कौशल ने बताया कि एल्वेओलर बोन ग्राफ्टिंग के टाइम में हम नोज़ का बेस उठा सकते हैं। देन कम्स द प्रॉपर राइनोप्लास्टी स्टेज विच इज़ अराउंड द टीनेज ईयर्स। लेकिन जैसा कि फिर डॉक्टर कौशल ने बताया था कि अगर मान लीजिए बोनी डिफॉर्मिटी ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा दबा हुआ है मिड फेस का हिस्सा, तो पहले हमें उसे बाहर लाने की ज़रूरत है। फिर भी राइनोप्लास्टी हम कर सकते हैं 13 से 14 साल में। लेकिन क्या होगा कि अगर हमें ये फेशियल एडवांसमेंट की ज़रूरत पड़े तो हमें राइनोप्लास्टी फिर से थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ सकता है। इज इट दैट आई थिंक यू मेंट? सो दैट इज़ व्हाट कि अगर मान लीजिए बोनी एडवांसमेंट थोड़ा ज़्यादा है और हमें वो, क्योंकि हम वो 18 साल के बाद ही कर सकते हैं, तो उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत नोज़ में चेंज आता है तो माइनर हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि नोज़ में इतनी दिक्कत नहीं है और आप चाहते हैं कि एक बार फाइनल बोन हमारे सेट हो जाए उसके बाद ही हम राइनोप्लास्टी कराएं, तो वो भी पॉसिबल है। तो क्योंकि जो क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्योंकि कार्टिलेज पूरी तरह से ग्रो नहीं होता और ये जो एला जिसको हम बोलते हैं नोज़ का, ये पूरी तरह से दबा हुआ होता है, खास करके जो क्लेफ्ट वाली साइड होती है उस साइड पे।
तो जैसा कि आपने बताया एल्वर बोन ग्राफ्टिंग के टाइम पे हम ऑगमेंट करते हैं और लीफोर्ड से भी थोड़ा इसमें चेंजेस आता है, और ये क्योंकि बाहर की तरफ होता है तो हमें उसे एक एस्थेटिकली प्लीजिंग एंगुलेशन पे भी करना होता है। तो क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी आइडियली हमें तभी करनी चाहिए जब हमारी सारी बोनी सर्जरीज हो गई हो। राइट। तो अब अगर हम राइनोप्लास्टी इन क्लेफ्ट पेशेंट्स की बात करें तो उसमें हम यूजुअली हमें कार्टिलेज की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और जो सेप्टम होता है अंदर का वो थोड़ा डिविएटेड होता है, तो बहुत बार हम वो सेप्टम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। तो हम इसके लिए चेस्ट कार्टिलेज प्रेफर करते हैं, और वो हम चेस्ट से एक छोटा सा कार्टिलेज लेते हैं। इसमें प्रॉपरली जैसे जो हमारी पसलियाँ होती हैं उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हम लेते हैं, और उसके बाद हम उसको जैसे हम कार्व करते हैं। हाँ, तो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम डिफरेंट ग्राफ्ट्स फॉर्म करते हैं। ग्राफ्ट्स का इन द सेंस कि जो नोज़ की स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हमें रिक्वायरमेंट होती है ग्राफ्ट्स की, हम वो बनाते हैं, उसमें से कार्व आउट करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम नोज़ को शेप एंड साइज दे पाते हैं। राइट, क्योंकि वही है कि क्लेफ्ट पेशेंट में क्या है कि नोज़ के साइज़ और शेप दोनों की रिक्वायरमेंट है। कार्टिलेजेस बहुत डिफॉर्म्ड होते हैं, तो हमें प्रॉपरली कार्टिलेज चाहिए होता है, सीधा कार्टिलेज चाहिए होता है, ताकि हम जो है डिज़ायर्ड शेप हम अचीव करें। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको मोर देन वन प्रोसीजर लगे एक परफेक्शन जो आप चाह रहे हैं वो लाने के लिए, और बहुत बार लेस देन परफेक्ट रिजल्ट भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो समझने लायक बातें हैं क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी में। ये एक स्पेशल कैटेगरी इसलिए है क्योंकि डिफॉर्मिटीज़, ये प्रॉपरली एक डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरी होती है, एंड ऑफ कोर्स एस्थेटिक तो है ही, फंक्शनल भी है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान आउट करना ज़रूरी है, बिकॉज क्लेफ्ट लिप और पैलेट पेशेंट्स में ये एक सीरीज़ ऑफ करेक्शंस हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, और घर वालों को भी उसके लिए सेंसिटाइज होना पड़ता है। जो पेशेंट्स हैं ऑब्वियसली उनको मेंटली हमेशा प्रिपेयर होना पड़ता है मल्टीपल सर्जरीज़ के लिए, बट इट्स अ ग्रेटिफाइंग सर्जरी एंड वीव सीन लाइक गुड करेक्शंस। सो ओवरऑल जब एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्लेफ्ट की सारी सर्जरीज होती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इन पेशेंट्स को मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, एंड उनके कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। उनको सोशल स्टिग्मा एज सच कोई फेस नहीं करना पड़ता, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर देम। Right, absolutely. So if you know any patients of cleft lip and nose who are looking for treatment, then you can definitely share this video. At least it will help them how to plan their procedure. कुछ clarity उनको ज़रूर मिलेगी. Do share this video with whomever you feel जिनको बेनिफिट हो सकता है। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम तक पहुंचाइए। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू हेल्प यू, एंड you can also get directly in touch with us, and we'll leave our numbers in the description box as well. Thank you for watching our video. Do subscribe to our channel to get regular contents regarding plastic and maxillofacial surgery, and keep the notification bell icon on so that you get the regular updates.